फ्रेंड्स, आज मैं बीए पार्ट थर्ड में कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन आर्ट एंड कल्चर का वर्णन करने जा रही हूँ, अर्थात कला एवं साहित्य में विविधता, जिसे डीपी मुखर्जी ने अपने विचारों के माध्यम से परिभाषित किया है। डीपी मुखर्जी एक भारतीय समाजशास्त्री हैं जिनका जन्म 1894 ईस्वी में एक बंगाली परिवार में हुआ था। ये अपने आप में एक माने हुए समाजशास्त्री थे। इनका कहना है कि यदि हमें भारतीय समाजशास्त्र का वर्णन करना है, यदि हमें समाजशास्त्र को परिभाषित करना है, तो सबसे पहले हमें भारत की संस्कृति एवं परंपराओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमें परंपराओं का और संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा तो हम इसका पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इस अध्ययन के लिए इन्होंने अनेकों पद्धतियाँ दी, जैसे द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा इन्होंने परंपराओं के द्वंद्वों का वर्णन किया। दार्शनिक पद्धति के माध्यम से भी इन्होंने समाजशास्त्र के जो विभिन्न समर्थक थे उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का, जैसे हीगल, मार्क्सवाद, इनके सिद्धांतों का वर्णन किया। इस तरह से डीपी मुखर्जी ने सामाजिक विचार, व्यक्तित्व का अध्ययन, संपूर्णतावादी दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय पद्धति, दार्शनिक पद्धति, हीगल के द्वंद्ववाद व मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर पूर्ण किया। मुखर्जी एक भारतीय समाजशास्त्री थे और भारत के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन करना इनका मुख्य ध्येय था, इनका मुख्य लक्ष्य था। इनका कहना था कि यदि हम भारतीय हैं तो सबसे पहले हमें भारत की संस्कृति एवं परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान नहीं है तो हम इसका अध्ययन भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। अर्थात इन्होंने अपने अध्ययन का प्रारंभ भारतीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सबसे पहले परंपराओं एवं संस्कृति को विकसित करने का ही वर्णन किया कि किस तरह से हमारी संस्कृति का विकास विभिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों को चुनौती एवं संश्लेषण के परिणाम पर पूर्ण करते हैं। इसके बाद इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के लिए एक व्याख्यात्मक पद्धति का वर्णन किया, जिसमें एक भारतीय के रूप में तथाकथित शोध प्रबंधों के जंगल में कोई भी जीवन अर्थ खोज निकालना असंभव पाता हूँ। इसके आधार पर इन्होंने 1955 ईस्वी में भारतीय समाजशास्त्र तथा उसके अनुस्थापन के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही इन्होंने पाश्चात्य वैज्ञानिक तकनीकी का भी विरोध किया कि पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है वो हमारी भारतीय संस्कृति को प्रभावित कर रही है, उसका भी इन्होंने विरोध करना प्रारंभ किया। क्योंकि भारतीय समाज इनका कहना था कि भारतीय समाज परिवर्तित तो हो रहा है लेकिन यह कम श्रृंखलित है, इसलिए पाश्चात्य वैज्ञानिक तकनीक, अवधारणा एवं सिद्धांतों के द्वारा भारतीय समाजशास्त्री भारतीय समाज को भली भांति नहीं समझ सकते हैं। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति का प्रयोग करना असंभव है या सही नहीं है, क्योंकि इस अवधारणा के आधार पर हम यह देख सकते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र को पश्चिम के समाजशास्त्र की अनुकृति बनाने का इन्होंने विरोध किया। अंत में इन्होंने मार्क्सवाद का वर्णन किया, जिसमें कार्ल मार्क्स ने द्वंद्व शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात द्वंद्ववाद का प्रयोग किया है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद को वाद विवाद एवं संवाद के माध्यम से इसका वर्णन किया है। इसी तरह से मुखर्जी ने भी मार्क्स के इस सिद्धांत को फॉलो किया, उसका अनुसरण किया और उसी के आधार पर इन्होंने परंपराओं के द्वंद्वों का भी वर्णन किया है। अंत में डीपी मुखर्जी ने भारतीय सामाजिक परंपरा में जो परिवर्तन आए हैं उनका क्या महत्व है और कैसे परिवर्तन आए हैं, 1955 में इन्होंने अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन जो कि देहरादून में हुआ उसका इन्होंने वर्णन किया
इसका वर्णन इन्होंने 1958 ईस्वी में अपनी पुस्तक डाइवर्सिटीज में किया है, जिसमें इन्होंने इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज के माध्यम से इसको प्रकाशित भी किया। इस प्रकार से डीपी मुखर्जी ने भारतीय साहित्य का उनकी विविधताओं के आधार पर वर्णन किया है। तो मुखर्जी ने भारत में जो विविधताएं हैं उनको दो आधारों पर परिभाषित किया है। पहली है भारतीय साहित्य में विविधता और दूसरा है भारतीय कला में विविधता। अर्थात सबसे पहले इन्होंने भारतीय साहित्य की विविधता का वर्णन किया है और इसे इन्होंने निम्नलिखित आधारों पर व्यक्त किया है। पहले इन्होंने सोशल प्रॉब्लम इन फिक्शन में जो 20वीं शताब्दी में कलकत्ता में इसका वर्णन किया है। दूसरा इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन लिटरेचर में जो कि 1950 से 1952 तक, इसमें इन्होंने भारतीय साहित्य की विविधता का वर्णन किया है। तीसरा इन्होंने सोशल चेंज एंड इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट जो कि 1956 में इन्होंने इन 3 लेखों के माध्यम से अपनी पुस्तक डाइवर्सिटीज में इसका भली प्रकार से वर्णन किया है। मुखर्जी का कहना है कि यदि हम भारतीय साहित्य संबंधी विविधता का समाजशास्त्र के आधार पर वर्णन करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि डाइवर्सिटीज में प्रकाशित लेख सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर में इसका वर्णन किया है। इनका कहना है कि साहित्य में संस्कृति एवं समाज का गत्यात्मक वर्णन मिलता है। संस्कृति और समाज का कैसा गत्यात्मक, डायनेमिक, जो परिवर्तित होता रहता है। इन्होंने ये भी कहा है कि सांस्कृतिक परंपराएं एवं प्रयोग सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं तथा सामाजिक क्रियाएं सांस्कृतिक परंपराओं को प्रभावित करती है। अतः इनका कहना है कि इनका कहना है कि समाज के साहित्य की प्रकृति का समाज ही संस्कृति एवं सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। जिसमें मुखर्जी का कहना है कि भारतीय साहित्य के विकास की इस समग्रता का अन्वेषण करना होगा जो भारत के सांस्कृतिक परिवर्तन के सामान्य रूप को स्पष्ट करता है। अर्थात डीपी मुखर्जी ने साहित्य के विकास का वर्णन करते हुए कहा है कि मुखर्जी ने संस्कृत को भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का मुख्य स्रोत माना है। अर्थात आपने अभी पीछे भी मैंने आपको बताया कि संस्कृत जो साहित्य है उसमें सबसे पहले संस्कृति और परंपरा का मुख्य प्रयोग किया गया है। संस्कृत को ही संस्कृति और परंपरा का एक सोर्स माना जाता है, एक स्रोत माना जाता है। इसलिए भारतीय साहित्य एवं कला के विकास का अध्ययन प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य से ही शुरू होना चाहिए। अर्थात इनका मानना था कि हम सबसे पहले जब भी भारतीय समाजशास्त्रीय साहित्य का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले हमें संस्कृत के साहित्य का वर्णन करना होगा। ये डीपी मुखर्जी का सबसे पहला विचार था भारतीय साहित्य को परिभाषित करते समय। इसके साथ ही इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संस्कृति ही समाज की परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, सामाजिक एकताओं, मूल्यों, आदर्शों एवं नियमों का आधार मानी जाती है। बिना संस्कृति के इन सब चीज़ों का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृति जीने की कला है और वो जीने की कला जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है उसका वर्णन यहाँ पे किया जाता है। इसलिए भारतीय साहित्य एवं कला के विकास का अध्ययन प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य से ही प्रारंभ किया गया था। भारतीय साहित्य पर इस्लाम धर्म का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा, उसके बाद भक्ति काल का प्रभाव और बाद में पश्चिम के अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव हमारे भारतीय समाज पर पड़ा। इस प्रकार डीपी मुखर्जी ने भारतीय साहित्य के विकास का वर्णन विभिन्न आधारों पर किया है, जिसमें
पहला है संस्कृत के साहित्य का वर्णन करना, दूसरा है इस्लाम द्वारा उर्दू का विकास होना, तीसरा है भक्ति के द्वारा विकास और चौथा है पाश्चात्य प्रभाव द्वारा यानी अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा हमारी भारतीय संस्कृति में। अतः इस समाजशास्त्रीय अध्ययन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डीपी मुखर्जी ने सबसे पहले यदि संस्कृत के साहित्य का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण माना, यानी जो कि परंपरा और संस्कृति के स्रोत का मुख्य आधार मानी गई है, इसका वर्णन इन्होंने विभिन्न विकासों के माध्यम से इसका परिभाषित किया है और जिसका वर्णन करते हुए ये कहा है कि यदि हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं तो पाश्चात्य संस्कृति हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं को प्रभावित करती है और हमारी भारतीय संस्कृति को उस तरह से श्रृंखलाबद्ध नहीं होने देगी जितनी की होनी चाहिए। इसलिए हमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति का अध्ययन करके उसको स्टेप पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न आयामों के द्वारा इसको विकासशील बनाना चाहिए। धन्यवाद।